धम्म यात्रा व धम्म महामात्र से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न हमारा मौर्य वंश से संबंधित है कि धम्म यात्रा, सबसे पहले तो हम धम्म यात्रा के बारे में देखते हैं कि धम्म यात्रा क्या है। धम्म यात्रा अशोक से पहले पशुओं का शिकार किया जाता था, लेकिन अशोक ने बौद्ध विहारों की स्थापना करते हुए और बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित उन्होंने ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों को दान देने की जो प्रथा प्रारंभ की, उसको हम धम्म यात्रा कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है धम्म महामात्र से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षाओं के अंदर पहले भी आ चुका है और आने की संभावना भी है। धम्म महामात्र अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, धम्म महामात्र एक कर्मचारी का नाम है, इनकी नियुक्ति की थी। और इन धम्म महामात्र कर्मचारी का क्या कार्य हुआ करता था। इनका कार्य होता था बौद्ध धर्म का प्रचार करना, दानशीलता को बढ़ावा देना और जो कैदी थे, जेल के अंदर कैदी थे, उनको राहत प्रदान करना और कैदी के परिवारजनों को सहायता प्रदान करने की बात धम्म महामात्रों को कही गई और इनकी नियुक्ति इसीलिए की गई थी कि ये कार्य संपन्न करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे को प्रश्न नंबर 1 धम्म यात्रा और धम्म महामात्र के बारे में एक टिप्पणी करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। गुप्त वंश के अंदर समुद्रगुप्त बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा के रूप में भी जाने जाते हैं और समुद्रगुप्त को कला के रूप में निपुण माना जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि इसलिए प्राप्त थी क्योंकि वो कविताएं बनाया करते थे और संगीत का भी इनको शौक था, इसलिए समुद्रगुप्त को संगीत राज के नाम से भी जाना जाता है। और समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अपनी तस्वीर सिक्कों पर छापी है। इस प्रकार समुद्रगुप्त का ये सांस्कृतिक योगदान है जिनके बारे में हमने जाना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं कि जो सम्राट हुआ करता था वो न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। तो सबसे ऊपर का अधिकारी या न्याय व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सम्राट होता था। उसके बाद सबसे निचले स्तर पे ग्राम न्यायालय हुआ करते थे, जिसमें ग्रामीणी और गांव के वृद्ध जन थे वो न्याय करते थे। इस प्रकार ये हुआ सर्वोच्च न्यायालय पाटलिपुत्र का सर्वोच्च न्यायालय हुआ करता था और सबसे नीचे स्तर पे ग्राम न्यायालय हुआ करते थे। न्याय व्यवस्था को दो प्रकार से या न्यायालयों को दो प्रकार से बांटा गया है मौर्य काल के अंदर। पहला धर्म स्थयी दीवानी अदालतें हुआ करती थी और इनके अंदर मानहानि, लूट आदि के मामले दर्ज हुआ करते थे। इसके बाद दूसरा न्यायालय का प्रकार हुआ करता था कंटक शोधन, जिसमें हत्या आदि के मामले थे और इन अदालतों को फौजदारी अदालतें कहते थे। तो ये हमारे मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की छोटी सी एक टिप्पणी थी। अगला प्रश्न हमारा आता है, राजस्थान के प्रमुख जनपदों के नाम लिखने हैं और किन्हीं दो जनपदों पे हमारे को इस पे टिप्पणी करनी है। तो मौर्य काल के अंदर महाजनपद काल के अंदर राजस्थान के जो प्रमुख जनपद थे उनके बारे में हम देख रहे हैं कि 4 प्रमुख जनपद राजस्थान में हुए, जिसमें सबसे पहला जांगल, दूसरा मत्स्य, तीसरा सूरसेन और चौथा सिवी जनपद। ये हमारे राजस्थान के 4 प्रमुख जनपद हुए। अब इनमें हमारे को नाम तो हमने इसके बता दिए, अब हमारे को 2 प्रमुख जनपदों पे टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जांगल जनपद के बारे में। जांगल जनपद बीकानेर और जोधपुर का आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। महाभारत काल में जांगल जनपद को जांगल देश के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम देखते हैं मत्स्य जनपद। वर्तमान का जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र था उसको मत्स्य जनपद कहते थे और इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर, जिसको वर्तमान में बैराट के नाम से भी जाना जाता है। और अलवर और भरतपुर का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता था। तो ये बात हो गई हमारे राजस्थान के प्रमुख जनपदों की और 2 जनपदों पे हमने बात की।
अगला प्रश्न हमारा आता है गुप्तकालीन समाज व्यवस्था पर हमारे को टिप्पणी लिखनी है। तो गुप्तकालीन समाज जो था वो 4 वर्णों में विभक्त था। ये जन्म के आधार पे नहीं होकर कर्म के आधार पे समाज बटा हुआ था और सबसे ऊपर ही ऊपर सर्वोच्च ब्राह्मणों को स्थान दिया गया, जिसके अंदर इनका कार्य क्या होता था, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ आदि करवाना ब्राह्मणों का कार्य था। दूसरे नंबर पे आते थे क्षत्रिय, जिनका काम था राष्ट्र की रक्षा करना, और तीसरे नंबर पे आते थे वैश्य, जिनका कार्य था व्यापार और व्यवसाय को देखना, और चौथा जो वर्ण था वो हुआ करता था शूद्र, और शूद्र का प्रमुख कार्य था इन तीनों की सेवा करना। इस प्रकार गुप्तकालीन जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था। अब इसी समाज के अंदर हम देखते हैं कि नारी का जो स्थान था वो उच्च था। उस समय किसी भी धार्मिक कार्य के अंदर पत्नी का होना आवश्यक था। इसके बाद समाज के अंदर, गुप्तकालीन समाज के अंदर 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। तो ये बात हुई हमारी गुप्तकालीन समाज व्यवस्था के बारे में। अब हम इकाई सेकंड लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या है? बलबन अपनी रक्त लोहे की नीति से बहुत प्रसिद्ध शासक था। इसके दरबार में कठोर अनुशासन था। इसने राजत्व का जो सिद्धांत दिया उसकी प्रमुख क्या बात थी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। बलबन कहा करता था कि राजा ईश्वर के द्वारा भेजा गया शासक है और ईश्वर के द्वारा बनाए हुए नियम राजा पर लागू होते हैं, और इस प्रकार राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत में। बलबन जानता था कि तुर्क अमीरों के विद्रोह को, इस प्रकार इसने अपने दरबार के अंदर कठोर अनुशासन बनाए रखने की बात कही, और कानून व्यवस्था को बनाने के लिए इन्होंने चोरों, डाकुओं आदि का दमन किया, और राजपूत जो उसके दरबार में विरोध करते थे उनको भी इसने दबाने का कार्य किया, और अनुशासन को बनाए रखने के लिए इसने एक राजत्व का सिद्धांत दिया जो काफी प्रसिद्ध था। इस प्रकार हमारा यह पहला प्रश्न होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में बताइए। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का प्रसिद्ध शासक हुआ। इसके समय में इसने गुप्तचर व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था आदि पर बहुत ही सुधार कार्य किए। इनमें से एक सुधार था बाजार नियंत्रण प्रणाली, और बाजार नियंत्रण प्रणाली में सबसे पहले इन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसका नाम है दीवाने रियासत, जो व्यापार को नियंत्रण करता था। किसी प्रकार की मुनाफाखोरी या जमाखोरी नहीं हो, इसके लिए उसने अधिकारी नियुक्त किया दीवाने रियासत। इसके बाद सहाना या इसको दंडाधिकारी भी कहते थे, यह बाजार का दरोगा हुआ करता था। एक अधिकारी जो अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया मुहत्तसिब, यह क्या करता था, जनसाधारण का रक्षक था और माप तोल का निरीक्षक भी इसको कहा गया है। अगला जो अधिकारी नियुक्त किया बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत वो था बरीदे मुबालिक। यह गुप्तचर अधिकारी होता था, बाजार में जाके और ये चेक करता था कि किसी प्रकार से कोई जमाखोरी तो नहीं हो रही, कोई मुनाफाखोरी तो नहीं की जा रही। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, और ये पहला सल्तनत काल का शासक था जिसने ये कार्य किया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए दूतों के नाम लिखिए। सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं आपको कि 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया, और इसके अंदर लगभग राजस्थान के राजपूत शासकों ने अपनी अधीनता स्वीकार की, लेकिन मेवाड़ का शासक प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए अकबर ने 4 प्रमुख दूत प्रताप के पास समझाने के लिए भेजे, जिनमें सबसे पहले जलाल खां को नवंबर 1572 में भेजा गया। जलाल खां नवंबर 1572 के अंदर जलाल खां को भेजा। दूसरा आमेर का शासक मान सिंह, मान सिंह को अकबर ने भेजा जून 1573 में। तीसरे दूत के रूप में
भगवंत दास को अकबर ने भेजा प्रताप को समझाने के लिए, भगवंत दास, और इसको भेजा अक्टूबर 1573, सॉरी ध्यान रखें, अक्टूबर 1573 में। और चौथा जो था वो था टोडरमल, और टोडरमल गया दिसंबर 1573 में। इस प्रकार अकबर ने अपने 4 दूत भेजे, लेकिन चारों ही दूत प्रताप को समझाने में असफल रहे। इसलिए मेवाड़ का शासक प्रतापी शासक था, किसी के आगे ना झुका। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है। सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित वेधशालाओं पर टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर पहले भी आ चुका है। आपको समझना है कि सवाई जयसिंह के द्वारा जो निर्मित वेधशालाएं थी, सवाई जयसिंह ने सबसे पहले नक्षत्रों की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण किया, और ज्योतिष विद्या के लिए इसने एक ग्रंथ लिखा, जयसिंह कारिका। इसके बाद ज्योतिष के अध्ययन के लिए जयसिंह ने 5 प्रमुख वेधशालाओं का निर्माण करवाया, और वो थी जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस। अब इनमें ये देखते हैं कि सबसे बड़ी जो वेधशाला थी वो जयपुर जंतर मंतर वेधशाला थी, और इस जंतर मंतर वेधशाला को जुलाई 2010 के अंदर विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। सबसे पुरानी वेधशाला की बात करें तो दिल्ली आती है, और सबसे बड़ी की बात करें तो जयपुर आती है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां, पुरंदर संधि की शर्तों का उल्लेख कीजिए। अब पुरंदर संधि देखने से पहले हम देखते हैं कि 1664 ईस्वी के अंदर शिवाजी ने सूरत को लूटा। लूटने से औरंगजेब नाराज हो गया, और क्रुद्ध होकर इसने मिर्जा राजा जयसिंह और एक सेनापति दिलेर खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। शिवाजी इससे काफी परेशान हो गया, विवश हो गया। विवश होने के बाद शिवाजी ने इनके सामने संधि के लिए प्रस्ताव रख दिया, और औरंगजेब के सेनापति राजा जयसिंह ने संधि की शर्तें रख दी कि आपके जो 35 दुर्ग हैं वो मुगलों को लौटा दिए जाएं। लेकिन इसमें शिवाजी ने 35 में से 23 दुर्ग औरंगजेब को सौंप दिए, और दूसरी शर्त रखी, शिवाजी का बड़ा पुत्र था संभाजी, और संभाजी को मुगल दरबार के अंदर 5000 का मनसबदारी बनाकर भेज दिया। तो इस प्रकार ये हमारी इकाई सेकंड के लघुतरात्मक प्रश्नों का चर्चा हो गई।